नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात हो रही है जहां मईशत के मुतल्लिक, तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल जो है वो सरमाए में है। सरमाए में सरमाया क्या है? देखें, ये कैपिटल जो है ना, ये दरअसल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है। अब ये मुख्तलिफ अशकाल में हो सकता है। अब जहां इस सरमाए को हमने देखना है कि ये पाकिस्तान के अंदर पैदावार को बढ़ा सकता है, हमें यह भी समझना है कि हमारे पास खुद के पास तो महदूद है, हमें दूसरों से चाहिए। दुनिया के अंदर आप कोई भी ऐसी इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी नहीं बता सकते मुझे, इस तक के इवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बैरूनी सरमायाकारी के बगैर तैयार हो गई। इट्स नॉट पॉसिबल। आई कैन टेल यू देयर इज नॉट इवन अ सिंगल सक्सेस स्टोरी इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी व्हिच हैज बीन पॉसिबल विदाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप किस मुल्क को आप इंतखाब आपकी मर्जी का है, आप किसी मुल्क का इंतखाब कर लो, यू चूज अ कंट्री ऑफ योर चॉइस। आप आज कोरिया की मिसालें देते हैं, हम ये मोबाइल फोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। कोरिया के अंदर मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई। क्यों हुई, किस लिए हुई, अपनी अपनी वजूहात होती। इस तक के इवन जापान कैन नॉट सक्सीड। इट इज इन्वेस्टिंग ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो बीइंग इन्वेस्टेड इन, ये वाइस वर्सा होता है। टॉक अबाउट जर्मनी, इट्स इन्वेस्टिंग इन सो मेनी कंट्रीज बट नोबडी इज हेसिटेंट कि भाई वो वहां पे पैसा ना लगाए। वो भी वहां पे लोग भी पैसे लगाते हैं, लोग भी वहां पैसा लगाते हैं, वो भी दूसरे मालिक में पैसा लगाते हैं। तवाज़ुन फर्क होता है, तवाज़ुन। देयर इज नॉट अ सिंगल सक्सेस स्टोरी। वो अगले दिन आप लोग पूछ रहे थे ना कि जर्मनी कैसे, ये पूरा मार्शल प्लान जो है इट वाज कंप्लीटली इनिशिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इट वाज नेवर डन अलोन। उसी के बाद आज ये यहां पर खड़ा हुआ। पाकिस्तान नीड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू सक्सीड। हाउ मच? People ask me, tell us the magic number. This magic number used to be 70 billion US dollars. We couldn't get that. This magic number used to be 100 billion dollars. We couldn't get that. Now the amount of foreign investment that you need in your country is going to be around more than 150 billion US dollars. And it would be considered a major bailout. Money came, ऐसी बात नहीं कि money never came. The money came during Musharraf era. Lot of money came. It was agenda driven, but a lot of money came. पर अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरह इस मुल्क के अंदर लेकर आएंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तिजारत को कैसे फ़रोग देकर इस मुल्क में सरमाया लाया जा सकता है, पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं जिनका कारोबार से बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ है। जनाब परवेज़ हारून मदरासवाला साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम के और FPCCI के पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस काउंसिल के भी सदर हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। शुक्रिया अली नासिर, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ दिया, इंट्रो दिया पाकिस्तान की इकनॉमी के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं समझता हूं कि किसी भी कंट्री की जो दारोमदार है ना तरक्की का, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आप इंडस्ट्री के लिए अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और फैसिलिटेट करेंगे इन्वेस्टर को, तो वो इन्वेस्टर पाकिस्तान में ज़रूर आएगा। एक चीज़ पाकिस्तान में है जो सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन की वजह से और पाकिस्तान में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो चीप लेबर अवेलेबल है, इसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर आएगा उसको ज़रूर फ़ायदा होगा, सब्जेक्ट टू कि गवर्नमेंट उस इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करे। अब जो ये गवर्नमेंट जो करने जा रही है, जो CPEC की वजह से उनकी अब आंखें खुली हैं कि भाई हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करने पड़ेंगे और उन जोन के अंदर उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर हम फैसिलिटी नहीं देंगे, वही उनको जो ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में डाल देंगे ना, तो कोई भी बंदा यहाँ इन्वेस्ट करेगा भी नहीं, $1 भी नहीं लगाएगा। अच्छा, जब डॉलर आते हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है उनके डॉलर की, उनको अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, पहले तो बिज़नेस तो एक जगह पे होता है, पैसे की सिक्योरिटी चाहिए हो तो कहता है कि भाई हमें जो है ना रोक टोक नहीं चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए। तो अब गवर्नमेंट को समझ आ गई कि SEZ से अगर उनको फैसिलिटी देते हैं तो हमारा कुछ नहीं जाता। एक तो पैसा आएगा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हम जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पाकिस्तान में लगा लेंगे और हमारी मुल्क की तरक्की का राज ही यही है। ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं खुर्रम शहजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। शहजाद साहब बैनुल अक़वामी मईशत के माहिर भी हैं, वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी थैंक यू।
खुर्रम शहजाद साहब बात ये कर रहे हैं कि हमारी मईशत को बैरूनी सरमायाकारी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमारे फाजिल मेहमान यही हमें बता रहे थे। आपसे भी मैं चाहूँगा कि सोल्यूशन बेस्ड कोई सजेशंस हों, 2-3 अहम, तो वो ज़रूर हमारे लिए पेश करें ताकि हुकूमत उसको बजट में शामिल करे। जी जी देखिए, पहली बात टैक्स इंसेंटिव्स हैं, कुछ टारगेटेड सेक्टर्स हैं, टैक्स इंसेंटिव्स कंप्लीटली विड्रॉ कर लिए गए और आपको पता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू सारे टैक्सेस जो भी टैक्स इंसेंटिव्स थे वो विड्रॉ किए गए हैं। अब उसमें देखें लिस्टिंग से रिलेटेड भी टैक्सेस हैं, इंसेंटिव्स हैं इनफैक्ट, और प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल पर्सपेक्टिव से भी थे, और आईटी सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका ग्रो होने जा रहा है और हो रहा है, और 1.7 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हुई हैं 10 महीने में, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। ऑफ कोर्स हमारा नया एक नया सेक्टर हिस्ट्री में शायद पहली बार जो है इमर्ज हो रहा है आफ्टर टेक्सटाइल, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा टेक्सटाइल्स का दौर रहा है एक्सपोर्ट्स में, और एक्सपोर्ट्स में 55 से 60% उसका टेक्सटाइल कंट्रीब्यूट करता है। तो अब जो है एक नया सेक्टर उभर रहा है और ये बेसिकली आपका फ्यूचर है टेक्नोलॉजी, और उसी में आपको जो है ना ऑर्डर आना शुरू हुए हैं, आपको बिजनेस मिलना शुरू हुआ है, और ये बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग है अगर हम इसको जो है वो टैक्स के थ्रू इंसेंटिवाइज करें और राइट टारगेटेड इंसेंटिव दें। और अभी ये क्या है गवर्नमेंट ने कि इनका जो टैक्स था वो विड्रॉ कर लिया है इससे भी, तो उसमें हुआ ये कि आपने देखा होगा कि मंथ ऑन मंथ जो एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं टेक्नोलॉजी के वो गिर गए, और अब ये प्रॉब्लम यही है कि जहाँ पे हमें ग्रोथ नजर आ रही है हम वहाँ पे टैक्स इंसेंटिव दें, और जिनको हमने पीनलाइज करना है, जिनको हमने स्ट्रिक्ट करना है, जिसको हमने डिस्करेज करना है, टैक्स बेसिकली उसके लिए ज्यादा यूज होता है। तो हमें जरा अपनी टैक्स पॉलिसी को सीधा करना होगा, रैशनलाइज करना होगा, सही तरीके से टैक्स लगाना, कम टैक्स करना होगा, सिंप्लीफाइड करना होगा और टैक्स बढ़ाना होगा, और इंसेंटिवाइज करके जब भी देंगे और उसको रिटर्न या इन्वेस्टर को या एक इंडिविजुअल को हम टैक्स आपको देगा। तो एक तो ये है कि टैक्स रिवॉर्ड बनाए, और रिवॉर्ड ये एक टारगेटेड रिवॉर्ड है। दूसरी बात एक्सपेंडिचर साइड से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कर करे, 400 से 500 अरब गवर्नमेंट अपने ऊपर एक्सपेंडिचर बात कर रहा हूँ, तो उस कम अभी हो भी रहा है में, और डॉक्यूमेंटेशन है वो जो पेपर मार्केट का पेपरलेस होने जा रहा है, और इस तरह की चीजें हो तो एक टारगेटेड बजट हो, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन हो, और उसमें पीएचडी का एलोकेशन ज्यादा हो, प्रोडक्टिव एसेट्स की ज्यादा एलोकेशन हो, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल बेहतरी हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। थोड़ी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, फिर इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले खुर्रम शहजाद साहब जनाब ये बता रहे थे कि हमारे मुल्क का जो एक मसला है वो है हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, उसका रेट बहुत ज़्यादा है, उसके रेट को कम करना पड़ेगा। ये जो आम तसव्वुर पाया जाता है कि जनाब टैक्स बढ़ा दो, टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स चाहिए, तो मैं उसी के अंदर लोगों को हमेशा समझाता रहता हूँ कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को कम होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अगर आप कम करोगे तो फिर आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। परवेज साहब, ये एक बहुत बड़ा अहम चैलेंज है हमारी लोकल बिजनेसेस के लिए भी है। फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा हमारे मुल्क के अंदर जब आप मतलब रीजनली कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हो, आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इतना ज़्यादा क्या कहते हैं आप? ये खुर्रम साहब ने भी बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है और आपने भी बड़ा अच्छा ब्रीफ किया है। तो देखिए कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ना, किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो जिस कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ गवर्नमेंट के इंसेंटिव उस कॉर्पोरेट एंटिटी को भी इतने ही ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो दे आर विलिंग टू पे हायर टैक्सेस। हमारे यहाँ देखा जाए तो अगर किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी कॉरपोरेशन को वो इंसेंटिव नहीं है, तो वो उनका तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि भाई आप इतना ज़्यादा टैक्स लोड कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमें मिल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो जो है ना, आप टैक्स को रैशनलाइज करें, टैक्स की जो रेट है उसको कम करें, ताकि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो
और ज़्यादा कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो है ना वो इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़े। हम क्या करते हैं कि हम उनको टैक्स के बोझ में इतना डाल देते हैं और फिर टैक्स आफ्टर टैक्स इतने सारे और रेगुलेशंस उनके ऊपर इतनी सख्त कर देते हैं कि भाई जो नया जो कारोबारी जो होता है, जो नया इन्वेस्टर होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, वो पहले से ही घबरा जाता है। मैंने पहले इस सेगमेंट में शुरू में मैंने इसलिए बोला था कि SEZ के अंदर 10 साल का उन्होंने टैक्स रिबेट दिया हुआ है कि आपको 10 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप मशीनरी लाएं, उस पर भी आपको टैक्स फ्री मशीन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है, जिसे कहते हैं ना कि झींगा डालना पड़ता है आपको मछली पकड़ने के लिए, तो ये जो है ना आपको पहले से गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारे इंसेंटिव कॉर्पोरेट एंटिटी को दें। अब जो पहले से जो काम कर रहे हैं, ये तो सारा नए इन्वेस्टर्स के लिए पहले से काम कर रहे हैं, उनको 30% 40% आप टैक्स रेट पे आपने उनको लगाया हुआ है, तो उनको भी तो कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि वो भी तो उनके मुकाबले में आ सकें। अच्छा, दूसरा क्या है कि इस दफ़ा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छी होप दिलाई है कि भाई मैं कोई नया टैक्स भी नहीं लगाऊंगा और टैक्स को मैं बिल्कुल एडजस्ट करूंगा और रैशनलाइज करूंगा। कहा तो है उन्होंने, प्रपोजल भी मांगे हैं सारे चैम्बर से और चैम्बर वालों ने जाके उनसे मीटिंगें भी की हैं, मगर जब हमारे पास जब भी बजट आता है तो होता क्या है कि खोदा पार निकला चूहा। तो मेरे सजेशन ये है कि भाई जो कॉर्पोरेट एंटिटी हैं उनके टैक्स रेट को बिल्कुल मुनासिब है कि उनको कम किया जाए। जिस तरह से आपने नई जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको आपने फ्री दे रहे हैं, SEZ का स्टेटस दे रहे हैं, तो पुरानी इंडस्ट्री वो क्या करेंगे? वो अपने कारोबार बंद करके फिर क्या वो नई टैक्स जोन में चले जाएं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नया फैक्ट्री लगा लें? तो ये इस तरह से मुमकिन नहीं। और नई फैक्ट्री लगेगी तो उसको 1 साल 2 साल लगेंगे, कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि आज आपने बोला नई फैक्ट्री लगेगी SEZ में और 6 महीने में लग जाएगी। उसको 1.5 से 2 साल लगेंगे, मशीनरी आएगी, इरेक्ट होगी, आपकी प्रोडक्शन होगा। तो अभी आपको अगर इंसेंटिव देना है तो अभी जितने भी कॉर्पोरेट एंटिटी हैं, जो भी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जल्दी से आप उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, वो अपने आप को इनलाइन करें, लोगों को नौकरियां दें, अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाएं हैं और लोकल आपको भी लोकल रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। हम क्यों हमेशा रेवेन्यू के पीछे भागते हैं कि यार पाकिस्तान में इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा? यही वजह है कि हमारे पास जो है बैरियर्स हमने बहुत लगा लिए हैं। लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके पास 10 बैरियर रुके हुए हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। टैक्स का बोझ, जो ज़्यादा मुनाफा कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मगर आप उसको कोई ना कोई तो आप उसको रास्ता दें कि भाई आप वो कमाने के लिए आया, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसने इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो आप उसको फैसिलिटेट करने के बजाय आप उसको और मजीद उसको ना टैक्सों के बोझ तले ला दें। अच्छा, दैट अप्लाइज टू बोथ फॉरेन एंड लोकल। जी हाँ, जी बिल्कुल। ये तो दोनों को आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक एलिमेंट आपने डिस्कस किया बड़ा ही अहम कि ये SEZ और इसकी क्रिएशन वगैरह, अब मेरे ख्याल इस मुल्क के अंदर अब एक बहुत बड़ी ज़रूरत है एक ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया की विच इज़ वेल प्रोविजन्ड, हैज़ यूटिलिटीज़, हैज़ फैसिलिटीज़ एंड is given a special status. It's gated and walled if the government wants. It's gated and walled and it has all those incentives that you talk about. Do you think we have space for that? Because they had been developing this for quite a few years, लेकिन ये उसको लॉन्च नहीं कर पाए। टेक्सटाइल सिटी बनी, वो भी कुछ नहीं हुआ। वो जुल्फ़िकाराबाद बना रहे थे, आपने भी सुना होगा, शायद आपको उन्होंने ऑफर भी किया हो, वो भी कुछ हुआ नहीं, फिजल आउट हो गया। क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल। देखें नास अली, मैं एक्चुअली यहाँ कराची में भी कोरंगी इंडस्ट्रियल पार्क बनाया था और वो भी बहुत ही इनकी नालायकियों की वजह से ये बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे ना वो उन्होंने उनको वादों के हिसाब से वो चीज़ डिलीवर ही नहीं की। उनको कहा था कि हम आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस देंगे, किसी को दिया किसी को नहीं दिया और अभी तक लोग रुलते चले आ रहे हैं। किसी के नक्शे पास करने में उनको 3-3 साल लग गए। तो जो आज एक इन्वेस्टर एक ज़मीन लेके बैठा हुआ था, उसका नक्शा आपने 3 साल में पास नहीं किया तो वो इन्वेस्टर को बैठा थोड़ी रहेगा पैसे लेके कि भाई आप पास करेंगे। और फिर जो उस 3 साल पहले जो फैक्ट्री लग सकती थी जिस प्राइस में, आज उस फैक्ट्री की प्राइस 4 गुना बढ़ गई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, आपका डॉलर बढ़ गया है, आपकी मशीनरी की इंपोर्ट महंगी हो गई है। तो इस
तरीके से जब आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं भी जो है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं होगा। अच्छा, फिर वो एक इस तरह का जब फेलियर देखते हैं ना, तो जब नई कोई स्कीम आती है तो वो इन्वेस्टर जो है ना फिर डर जाता है कि यार मैंने यहाँ ज़मीन ले ली तो मेरे साथ वही हाल होगा। बहरहाल इस गवर्नमेंट का मैं इस तरह से मैं इनकी तारीफ करूँगा कि इन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं और बहुत सीरियसली दे रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, इसलिए कि उनको चाइनीज़ लोगों को फैसिलिटेट करना है और उनसे उन्होंने वादे किए हैं कि हम आपको ये सारी फैसिलिटी देंगे। जो फैसिलिटी आपने मांगी है कि आपको इलेक्ट्रिकल देंगे, रोड देंगे, फिर आपको सारी जितनी भी लेकिन अभी आपने बड़ी अहम एक आपने पाबंदी बता दी ना हमें। आपने कहा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन या इन्वेस्टर होता है उसके ऊपर एक अनरिटन पाबंदी ये है कि he has to do it within a period of time, because you see if you invest money you want return. If things get delayed like you said कि नक्शे पास नहीं हो रहे, स्टेटस अप्रूव नहीं हो रहे, चीज़ें जो हैं वो रेड टेपिज्म का शिकार हो रही हैं, तो फिर इट्स एन अनरिटन काइंड ऑफ अ बैरियर दैट एग्जिस्ट। क्या कहते हैं आप? हाँ, नहीं, मैं देखें जो गलत है वो तो गलत है, जो हुआ है गलत की है उन्होंने, तो उसका उनको भुगतना भी पड़ा, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गई। जहाँ इंडस्ट्री की कैपेसिटी के 300 फैक्ट्रियाँ लग सकती थी, वहाँ 40 भी आज नहीं लगी हैं। अगर वो 300 फैक्ट्रियाँ 3 साल पहले लग जाती तो आप सोचें कि कराची का, सिंध का GDP कहाँ होता और कितना टैक्स कलेक्ट करता है सिंध, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। बहरहाल मैं अभी रिसेंटली फैसलाबाद भी गया था, मैंने वहाँ का भी इंडस्ट्रियल जोन देखा, मैंने SEZ का जोन देखा, कहने बड़ा अच्छा बनाया, बहुत जबरदस्त बनाया, और वो सारी इंसेंटिव भी दे रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन है। और मैं हैरान हो गया कि उनका वो देख के कि भाई वो इतना वो आपको परसू करते हैं और आपको इतना फैसिलिटेट करते हैं शुरू में। और मैंने वहाँ देखा कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ लग रही हैं, मैंने अपने आंखों से मैंने विटनेस किया है, तो उस एरिया के अंदर मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अब मुझे पता नहीं कि पंजाब गवर्नमेंट ने उसके अंदर रोल प्ले किया है कि फेडरल गवर्नमेंट ने, मगर अगर ये सारा इसी तरह से चलता रहा, अपने लोकल चैम्बर ने भी बहुत अहम रोल, लोकल चैम्बर ने भी, फैसलाबाद के लोकल चैम्बर ने, मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर इंडस्ट्रियल जोन सिंध में बन जाए, कराची में बन जाए, तो मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है। और हमें आज ये ज़रूर चाहिए कि हमें अपने 3 साल का प्रोग्राम बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को इस बजट में इस तरह की इंसेंटिव देने चाहिए कि 3 साल का एक रोड मैप बनाना चाहिए। ये नहीं कि हर साल जो है ना नया बजट आता है और नए टैक्सेस आते हैं, नया बजट आता है, नई स्कीम आती है, उसकी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है या जो भी इन्वेस्टर होता है वो फिर वेट एंड सी में चला जाता है कि यार पता नहीं ये सारे इंसेंटिव नेक्स्ट ईयर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कोई और पॉलिसी लेके आएगा तो हमारा क्या होगा। तो मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करूंगा कि इस बजट में कोई एक रोड मैप दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन रोड मैप दें, और लोगों को ये यकीन दिलाएं कि भाई अब कोई ऐसी पॉलिसी में चेंज नहीं आएगा और आपको फ्री हैंड है, 5 साल 10 साल की पॉलिसी है, तो इस वजह से आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी और आपको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री भी यहाँ मिलेगी। ये बड़ी ही ज़रूरी बात की है आपने। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत इसके ऊपर जो है संजीदगी से सोचे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जो कि मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में सर। थैंक यू जी। ज़ुबैर साहब, आपसे गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं ये बताता चलूँ कि परवेज़ मदरासवाला साहब भी जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाक ऑस्ट्रेलिया बिज़नेस फोरम के सदर हैं। इसके अलावा खुरम शहजाद साहब भी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ दी। आप भी इस शोबे पर महारत रखते हैं। मैं चाहूँगा सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच की बेस के ऊपर आपको एडवाइस अगर गवर्नमेंट को देना चाहें, ताकि आने वाले बजट के अंदर ये कुछ शामिल करें जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आए इस मुल्क के अंदर। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने डिप किया है इस साल में, लेकिन इसकी वजह यह है कि पिछले साल जो है ना वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट आई थी। एक ट्रस्ट की स्कीम जो है उसके अंदर जो है ना वो 1% पे स्टेट बैंक लोन देता है, फिर आपको बैंक का स्प्रेड लगा लें तो तकरीबन वो 3% पे। इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो नहीं सकती किसी मुल्क के अंदर। लेकिन मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि देखिए हमको एक मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए किसी भी एक मुल्क का। मलेशिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आया फॉरेन,
क्या किया उसको हमको देखना चाहिए। आपको जो है ना फिर इसी तरह की जो है ना इंडिया का मॉडल देखना चाहिए। इंडिया में बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, उस मॉडल के अंदर और हमारे मॉडल में क्या फर्क है उसका हमको तज्जिया करना चाहिए, ऑटोमेटिकली उन चीजों को एड्रेस करना चाहिए, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आएगी। और इस हमारी जो इन्वेस्टमेंट के अंदर एक जो हमारा बड़ा लकूना है वो है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और एक हमारा लेबल जो है फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म का, उसको हमको इंटरनेशनल एरिना में थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। ये अदर देन दोज मॉडल्स हैं। अब मॉडल के अंदर आप देखें, स्टडी करें तो क्या होता है। अब मलेशिया में देखें तो उन्होंने जोन्स बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट जोन्स हैं, उसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी है, जमीन के दाम कंट्रोल में है, इसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चाहिए जितना जिसको जो दे रहे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर कोई छोटा कारखाना लगाता है, उसको 100 किलोवाट बिजली चाहिए तो पहले से सैंक्शन होती है, जमीन के साथ होती है, गैस कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए। अगर हमारे पास तो भाई जमीनों के जो दाम है वो आसमान से ज्यादा ऊपर है, कराची में खास करके जी जी, और कोई फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर आप इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए। देखिए वो कहते हैं ना कि जी हमको ऐसा माहौल चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट का माहौल हो। फिर इसके बाद जो आपके लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, आपकी जो एजेंसीज हैं यहाँ जो विजिट करती हैं फैक्ट्री को, वो कोई तकरीबन 29 हैं, इनको कम करने की जरूरत है। वन विंडो ऑपरेशन को लाना पड़ेगा। फिर आपकी जो इस वक्त जो पोजीशन है, आपने लिखा हुआ है कि रिपेट्रिएशन ऑफ अमाउंट ओरिजिनल एंड द प्रॉफिट अर्न वुड नॉट बी आस्क्ड फॉर, उसके अंदर डिले तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजों को जब आप लेके आते हैं तो कोई भी आदमी, देखिए दुनिया खुली हुई है, आज वो दुनिया नहीं है, 1960 वाली दुनिया नहीं है। आज दुनिया में आप आदमी अगर कोई न्यूयॉर्क में बैठ कर कोई सोचता है कि मैंने कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि मुझे उसके दो ही मकसद होते हैं। वो इसलिए करता है कि जो मेरे मुल्क में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत बढ़ गया है। मैं किसी ऐसे मुल्क में जाऊं जहां मैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहां कम हो और मैं वहीं से माल अपना बना के अपने मुल्क में ले आऊं और उसको बेचूं, अपने जो मैं वहां मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उसी कॉस्ट को कट डाउन करने की। चलें, let me ask you a $1 billion question. I want to ask you this, that if a foreign investor is coming to Pakistan, would he have an approach to cater to the domestic market, or should that foreign investor be an export-oriented foreign investor? Okay, one thing you have to understand. Abhi, just when they were making the policy for China, free trade agreement, Razak Dawood Saab was, consulting us. I told him only one thing, that let's take out a data. We import about $16 billion worth of goods from China. Okay? Now, out of the $16 billion, I advised him that let's go for those items which are one item which is $2 billion or more. Now, this $2 billion item, we need to sit down with Chinese authorities, telling them that we have got a friendship which is higher than Himalayas and deeper than the deepest ocean in the world. So let's give us this joint venture where we are importing $2 billion goods from China. When you're importing those $2 billion, this is feasible for manufacturing in Pakistan. That means it's an import substitute, I'm asking. So if they are friends, they should come and enter into a joint venture, make those items which we are importing from China here in Pakistan. That will give us the foreign investment plus the employment which is required in Pakistan. So that is what is required. When your friendly countries where you are importing goods, they should come up and invest here by selling those goods which they are already selling to Pakistan. So that didn't happen. So that's what I'm saying. I think that's an amazing idea. I think that's an amazing idea, and it entails a lot of vision in it. Because you are subsequently trying to answer two questions at once, or starting to answer two questions at once. I really think that the government should be working on it. मैं चाहूँगा परवेज मद्रास वाला साहब इस पर आप भी रोशनी डालें, because the issue is that most of the investment that we want to bring into this country, some people are actually trying to promote the fact that this should all go into the export-oriented industries. Others feel, and I agree with Zubair Motiwala साहब, that it should actually cater to the domestic market and should result in import substitution. क्या कहते हैं आप? देखिए, ये ज़ुबैर भाई ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है और यही होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है उसका बिल एक तो बहुत बड़ा है। आप देखें, चाइना से इतना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। सिंस चाइनीज़ से हमारा इतना अच्छा
ताल्लुक है, तो एज जुबैर साहब सेड कि भाई हमें उन आइटम को सेलेक्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में आइडिया यही है, जो सीपैक का आइडिया यही है, और यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और जोन्स बन रहे हैं SEZ, जो अब गवर्नमेंट ने इस तरह का रोड मैप बना दिया है कि इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, इस तरह से उन एरिया का भी डेवलपमेंट होगी, उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और वहाँ से हम वो चीज़ जो प्रोडक्ट वहाँ से वो बनेगी और वो यहाँ लोकल भी कंजम्पशन होगी और उसका एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिलेगी। तो यही आगे हमारा फ्यूचर है, और हमें इसी तरह से पाकिस्तान का जो भी है सिस्टम बनाना पड़ेगा, और इस बजट के अंदर वो नई पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। हाँ, फिर मैं वापस उस जगह पे जाऊंगा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई आपने नए इंडस्ट्रियलिस्ट को तो सारा आपने फ़ायदा दे दिया और उनको SEZ का स्टेटस दे दिया, और जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जो पुराने आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको आपने साइड पे छोड़ दिया और उनके ऊपर आपने टैक्सों की भरमार कर दी। और ये जो 29 जो डिपार्टमेंट हैं जो हर वक्त इंडस्ट्री के आसपास घूमते रहते हैं और आपको बोलते हैं कि आपका ये सही नहीं चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा, उनको वन विंडो ऑपरेशन करना चाहिए। ये 29 जो आपके डिपार्टमेंट है ना, ये एक समझ लें कि ये एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए समझ लें कि एक नासूर हैं। इन लोगों को ख़त्म करके एक विंडो ऑपरेशन करना चाहिए। इसके बगैर आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर भी भाग जाएगा, और जो इन्वेस्टर लोकल है वो भी बच बचा के काम करेगा। यहाँ पर जुबैर मोतीवाला साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा अजीब सा। हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि जनाब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम ले आए ओवरसीज पाकिस्तानी से। माइंड यू, जब ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के अंदर आ रहा है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में आता पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा रहेगा? इज इट मोर यूजफुल देन मनी दैट कैन बी स्पेंड और इन्वेस्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? देखिए, जो आपका जो हमारे पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड जो हैं, उसकी रिपेट्रिएशन जो है वो तो फॉर गुड होती है। तो चाहे वो रियल एस्टेट में करें, चाहे वो उसमें करें, ये क्योंकि जब अपने घर में पैसा लेके आते हैं तो पैसा अमूमन यानी 90% पैसा वापस नहीं जाता। ये तो बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है जो पाकिस्तान के लिए आती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में करते हैं। लेकिन स्टेट बैंक के अंदर वो डॉलर्स जो आते हैं, वो पाउंड जो आते हैं, वो जो है ना वो पार्क हो जाते हैं। वो हमको चाहिए, वो हमारा रिजर्व इन एक्चुअल टर्म्स बढ़ाते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट का अगर आप वैसे देखें तो कोई बड़ा ताल्लुक नहीं होता। जो आदमी बाहर रहता है या तो वो यहाँ के अपने आप को ट्रांसफर करके बिजनेस जब यहाँ इस्टेब्लिश करता है और कोई इंडस्ट्री डालता है, ऐसे केसेस कम होते हैं। वहाँ वो लोग अच्छी जॉब्स पे होते हैं, जो लोग पैसे भेजते हैं वो पैसे अपनी जॉब्स से कमाते हैं या वहाँ कोई कारोबार कर रहे तो कमाते हैं। इसमें आप देखें 10% और 90% का रेशियो होता है। तो आप इसको 90% अगर आप बात करते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। हमको उनको भी अट्रैक्शन देना चाहिए। आप ये बात कर रहे हैं, मैंने एक रोड शो किया था दुबई में, अफगानिस्तान के जो लोग वहाँ रहते हैं दुबई के अंदर, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको मैंने अफगान ने मुझे कहा कि आप ये रोड शो करके दें। मैंने वहाँ एक रोड शो किया इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए, उनकी पॉलिसीज को अफगान को एक्सप्लेन किया कि ये तुम्हारे यहाँ पॉलिसी है, अब ये जा रहे हैं अमेरिकन और वहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आओ ये चीजें जो ना ये मराद देंगे। तो मराद की हमने डिस्कस की अफगान गवर्नमेंट के साथ कि भाई ये इसके अंदर आप इसको यूं करें, इसके बाद यूं करें, और हमने अफगान को अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट किया। वो एक पर्टिकुलर एक वाकया है जो कि वहां हो रहा है। पाकिस्तान जो है ना, वो जब तक अपने आप को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे ममालिक के बराबर कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, यानी कॉम्पिटिटिव से मुराद ये है कि अगर मेरे यहाँ गैस का दाम 800 रुपए है, इक्विवेलेंट टू डॉलर टर्म्स में जो भी कर लें आप, वही माल अगर यही गैस का रेट अगर इंडिया में 600 रुपए है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हमको अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है तो उसको कहते हैं जी अंग्रेजी में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर। जब इनेबलिंग एटमॉस्फेयर का होता है कि इनेबलिंग का मकसद ये है कि आप एनवायरमेंट वो दें ताकि जो इनके जो गवर्नमेंट के हवाले से जो मामलात हैं वो सीधे हो जाएं, और कंड्यूसिव का मतलब ये है कि मैं जो कमोडिटियां बनाने के लिए आ रहा हूं उसकी जो प्रोडक्शन है वो मैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे उसके फेवरेबल एफबीआर की पॉलिसीज भी मिले। क्या मैं जो ना ये मुल्क में बन रहा है, लिहाजा इसके ऊपर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज होना चाहिए, रैशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, और मेरे रॉ मटेरियल को आप टैक्स ना करें ताकि मैं यहाँ आपको टैक्स करूं। देखिए, एक बात इमरान खान साहब कहते हैं मुझे बड़ी पसंद आती है, मुनाफा करना कोई गुनाह का काम नहीं है,
जब आप मुनाफा करेंगे, एक और बात समझने की है हमारे अरबाब इख्तियार की, खासकर ब्यूरोक्रेसी, कि अगर मैं पैसे कमाऊंगा अगर यहाँ फैक्ट्री डाल के, तो शायद उसमें से 10% अपने ऊपर खर्च कर लूंगा, अच्छा घर बना लूंगा, तो अच्छी गाड़ी ले लूंगा, और 90% ये री इन्वेस्ट होगा। और री इन्वेस्ट होता है जब भी एक्चुअली देखिए री इन्वेस्टमेंट ऑफ द अर्न मनी, व्हाट इट गिव्स यू, इसका बाय प्रोडक्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट। अब जब ये एम्प्लॉयमेंट जो है कब चाहिए, आपके जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसी तरह से प्रॉफिट बड़ा होगा तो नई इंडस्ट्री लगेगी, वही बच्चे आके उस इंडस्ट्री में लगेंगे। ये एक साइकिल है, इट्स अ साइकिल। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। 70 साल में हम समझ नहीं सके हैं जी, 70 साल हो गए हम नहीं समझ सके उस साइकिल को। I have run out of time, लेकिन I'll just take one remark from Parvez Harun Madraswala Sahab before we go. I am very grateful to Zubair Motiwala Sahab for joining in our program. जी परवेज मद्रासवाला साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। I just need a remark from you, then I need to wind up the show. जी देखें, ये जो ज़ुबैर साहब ने बोला कि जो हमारे आने वाले जो हमारे यूथ है ना, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स चाहिए। और मैं पहले शुरू में भी आपके प्रोग्राम में यही कहा कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगनी चाहिए, हमारे यहाँ मशीनें आनी चाहिए, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना पैसा नहीं है कि वो सारा करे। बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करें, जब तक आपके पास लोकल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा, आप वो सारा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को काम है फैसिलिटेट करना, गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। नाजरीन, आई थैंक बोथ माई गेस्ट्स एंड आई वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।